हर छोटी-छोटी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये शादी में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा होती रहती है और कभी-कभी वो बढ़ी भी जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जब तक लड़ाई-झगड़ा होता रहे, तब तक आप हेल्दी रिलेशनशिप में हो। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगे, वो ऐसा बिहेव करने लगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये अलार्मिंग सिचुएशन हमारे जीवन में कभी भी ना आए। क्या इस विषय में हम लोग कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने पार्टनर को समझने की किसी तरीके से कोशिश कर सकते हैं? डिस्क्लेमर, मैं किसी भी पति और पत्नी को किस तरीके से बिहेव करना है, वो नहीं सिखा रही हूँ। आपके पति है, आपकी पत्नी है, आप जैसे चाहिए वैसे बिहेव कीजिए। बस मैं इतना बताने का कोशिश कर रही हूँ कि हम किस तरीके से बातचीत करें, किस तरीके से एक दूसरे को समझने का कोशिश करें, जिससे हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो सके, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग के रूट कॉज के बारे में। क्यों होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में? सबसे पहला रीज़न है पुअर कम्युनिकेशन। मतलब जब हम अपने मन की बात को ओपनली खुल करके अपने पार्टनर को नहीं बताते हैं, हम जब एजम्पशन पे जीते हैं, हमें तो ऐसा लगा था, मैंने तो ऐसा सोचा था, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम ऐसा कर ही दोगे। जब हम लोग लगा था पे मैंने ऐसा सोचा था, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचने लगा, ये सब लगने पे जब हम लोग बातचीत करने लगते हैं ना, तब हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। साफ इमोशनल लैंग्वेज में बिना किसी एजम्पशन के, बिना किसी पर किंतु लगाए हमें एक दूसरे के साथ में बात करना चाहिए। दूसरा जो मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न होता है ना, वो हमारे कुछ पुराने जख्म होते हैं। मान के चलिए कि मैं बहुत ज़्यादा काली थी या फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। इसकी वजह से मुझे बचपन में सब लोग चिढ़ाते रहते थे। लेकिन जब मैंने शादी किया तब मैंने सोचा कि मेरा पार्टनर मैं जैसी हूँ उसी तरीके से मुझे एक्सेप्ट किया है। लेकिन अचानक से मेरा पार्टनर मुझे किसी दिन हंसी मजाक में काली बोल देता है या फिर मुझे मोटा बोल देता है, तो उस समय पे मुझे बुरा लगने लगता है कि सबने मुझे बोला, ये किसने फिर से मुझे बोल दिया। तो यहाँ से मुझे लगने लगता है कि हमको सबके में और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। जिस बाकी सब जैसे मुझे ट्रीट करते थे, ये वाला इंसान भी मुझे उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो हमारे मन में ये एक बहस चल रही होती है, क्या हमने हमको ऐसा क्यों बोला गया, हमारे साथ में उसने ऐसा किस तरीके से बिहेव कर दिया। पर एक्चुअली में उस तरीके से इतना बुरा लगने का वजह वो इंसान होता भी नहीं है। इतना बुरा लगने का वजह हमारा पुराना बैगेज होता है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, या फिर कभी हमारे दोस्त ने बोल दिया, कभी हमारे घर वाले ने बोल दिया, कि उसके जो सारा दुख था ना, वो सारा दुख हम अपने पार्टनर पे निकाल देते हैं। तो ये जो पुरानी चीज़ों का जो बैगेज है ना, वो हमें थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ना पड़ेगा हैप्पी रिलेशनशिप में रहने के लिए। थर्ड रीज़न है ना, एक्सपेक्टेशन का टकराव होता है। एक्सपेक्टेशन, हमें लगता है कि जब हम लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमें एक दूसरे पे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता ही है, और जहाँ तक हो सके हमें एक दूसरे का एक्सपेक्टेशन पूरा भी करना चाहिए। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक लेवल के बाद में किसी का एक्सपेक्टेशन पूरा कर दें। हो सकता है कि किसी का स्वभाव भी ऐसा हो। जहाँ तक हम लोग एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं, एक दूसरे का करें, लेकिन जहाँ पे जाकर के लगता है कि इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया जा सकता है, उस वहाँ पर में हम मान लें कि जैसा भी है मेरा ही पति है, जैसा भी है मेरी ही बीवी है, अब इसी तरीके से काम चलने वाला है, जैसा भी है इसी से काम चलाएंगे। तो अपने एक्सपेक्टेशन को वहाँ पे स्टॉप लगाइए। फोर्थ जो मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न होता है ना, वो लिसनिंग की वजह से होता है। जब आप किसी को सुनते नहीं हैं सही से, उसकी वजह से होता है। अब देखिए, हमको लगता है कि सामने वाला इंसान बोल रहा है, हम तो सुन ही रहे, कहाँ नहीं सुन रहे। आपका जब आप कब किसी चीज़ को सुन रहे, पता है, जब आप किसी चीज़ को समझते हैं। अगर मैं आपको बता रही, पता है उसने ना मेरे को आज धक्का मार दिया है, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा, और आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो आगे इस तरीके का रिस्पॉन्स करें। लेकिन जब आपने उसके बात को सुना और समझा, कहाँ पे धक्का लगा था, कैसे धक्का लग गया था, क्या बोला उसने, जब आप प्रोएक्टिवली क्वेश्चन करें और आपके क्वेश्चंस का उसने जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं और आप उस कन्वर्सेशन को चाहते हैं। तो आप ये हाँ, हूँ, ओके, ठीक है, ये सब बोलना छोड़ करके क्वेश्चन फॉर्म कीजिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है मुझे बताओ, तुम्हें कहीं पे चोट लग गई है क्या, मैं मलहम लगा दूँ। जब आप प्रोएक्टिवली क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको उसको समझ भी पाएंगे और उस इंसान को भी लगेगा कि आप उसको सुन रहे हो।
स्पेसिफिकली लड़कों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, लड़कियाँ आपसे कोई सोल्यूशन नहीं चाहती है। भगवान ने उनको अपना दिमाग दिया है, वो सोल्यूशन निकाल सकती है। वो बस इतना चाहती है कि आप बैठ करके वो जो भी बोल रही है, जैसा भी बोल रही है, आप सुनिए। और ये प्रैक्टिकल बात है। इसको अगर आप ज़्यादा लॉजिकली सोचने जाएंगे तो आप इस चक्रव्यूह में फंस करके रह जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कंसिक्वेंसेस के बारे में कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है। आप इमोशनली कनेक्ट नहीं फील करते एक दूसरे के साथ। आपको लगने लगता है इसको बोल करके क्या ही फायदा होगा, वो तो मेरे को समझेगा ही नहीं। अच्छा, इसको बोल करके क्या फायदा होगा, वो तो मेरी सुनेगी ही नहीं, करेगी तो अपनी ही मन की। तो ये इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि ट्रस्ट जो है वो ग्रेजुअली कम होने लगता है। जब आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसमें अगर थोड़ी सी भी ऊंची नीचे हो ना, आपको सामने वाले बंदे पे विश्वास नहीं होता है। अरे मैं कुछ भी बोल दूं, आप भी मानोगे नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लोगे। अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर में ना एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो जो हर रोज का तू मैं होता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने नमक क्यों यहाँ पे रख दिया, तुमने टावल क्यों यहाँ पे रख दिया, तुमने कपड़े क्यों ऐसे रख दिए। इस तू मैंने से बच्चे से प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप डिसरेस्पेक्टफुल होकर के एक दूसरे से बात करते हो, तब बच्चा जो सामने खड़ा होकर के सुन रहा है उससे बच्चों को फर्क पड़ता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप कितना भी बोल रहे हो, कितना भी चिल्ला रहे हो, सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपना खाना खाया, सो गया, फिर उठ करके काम पे चला गया या फिर अपना दूसरा काम करने लगा। मतलब आपने चाहे कितना भी चिल्लाया, कितना भी बोला, उसने पलट करके जवाब नहीं दिया या फिर बाद में आकर के भी बात नहीं किया। ये जो साइलेंस ट्रीटमेंट है, यहाँ पे आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, ये अब किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब आपके अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ने लगती है और इमोशनली आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तब आपकी फिजिकल इंटीमेसी जो है वो कम हो जाता है। चाहे हम कैसे भी कह लेना कि शादी क्या सिर्फ फिजिकली कनेक्ट होने की वजह से ही लोग शादी करते हैं, तो आप मान के चलो कि अगर फिजिकल रिलेशनशिप बंद हो जाए किसी भी कारणवश, तो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि फिजिकल नीड जो है ये एक बहुत ही अहम पार्ट रोल रखता है आपके पूरे शादी का। जिसका फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उन लोगों का शादी बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो इसीलिए जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो इम्पैक्ट करने लगेगा अगर इमोशनल कनेक्ट, अगर इमोशनली बॉन्ड अगर टूट जाएगा। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे अगर दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई तो। अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। आप किसी भी बात पे चिल्लाने वाले हो, एक बार सोच के देखिए क्या इस बात पे चिल्लाना जरूरी है। ये ज्ञान मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी खुद पे अप्लाई नहीं कर पाई, तो इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। दूसरी बात जो है, अपना आई स्टेटमेंट का मैं और मेरा का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी भी सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हैं, आप ये बताइए। आपके हस्बैंड या फिर आपके भाई किसी के लिए क्या करते हैं, उस तरफ आप मत देखिए। आप ये देखिए, आप ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की तरह से समझाती हूँ। मान के चलिए आपके हस्बैंड ने अपनी बहन को, आपके ननद को 2 साड़ियाँ खरीद दी, पर आपको एक भी साड़ी खरीद के नहीं दिया। तो इस बात पे आप 2 तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। एक, जिस तरीके से साधारण सब कोई रिएक्ट करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, अपनी बहन के लिए लेकर के आ गए, मेरे लिए लेकर के नहीं आए। दूसरे तरीके से भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी बहन के लिए लाया, बहुत अच्छा लगा, पर मेरे लिए भी एक लेकर के आते तो मुझे तो मजा आ जाता। जब आप बहन के लिए साड़ी लेकर के आने की वजह से मुंह फुला लेंगे, गुस्सा हो लेंगे, तब आपके पति के लिए वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा, नेगेटिव इमोशन बन जाएगा। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ बुरा कुछ हुआ है उस चीज़ को हम भूल जाए, तो उस चीज़ को वो दिमाग से निकाल देगा। लेकिन जब आप उनसे कहेंगे कि आप 2 साड़ी लाए, बहुत अच्छा किए, मेरे लिए एक लेकर के आते तो मुझे मजा आ जाता, उस टाइम पे वो हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपनी खुशी को दुगनी करें, डबल करें। तो आपका हस्बैंड का ध्यान आपकी खुशी को डबल करने में जाएगा और वो ही सेम सिचुएशन जो है एक सुनहरा याद बन के रह जाएगा। हर चीज़ जो है क्लैरिटी के से बात कीजिए, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। आप उससे पूछिए, क्या तुम यही बात बोलना चाह रहे थे? क्या तुम चाहते हो मैं इस तरीके से रिएक्ट करूं? क्या तुम चाहते हो कि इस काम को मैं इस तरीके से करूं? क्वेश्चन के फॉर्म में उससे पूछिए। अगर किसी भी चीज़ पे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार करके हो रहा है, बताओ तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं उस तरीके से ही उस काम को करूँगी। लास्ट और फॉरमोस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
जब आप लोगों का झगड़ा खत्म हो जाए, आप लोग कूल डाउन हो जाओ, उसके बाद उस विषय पे बात करो। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस विषय पे बात नहीं करते डर से कि फिर से झगड़ा होने लगेगा। पर ये सही अप्रोच नहीं है। जब आप लोग शांत हो जाओ, कोई भी जब दोनों पार्टनर शांत हो जाते हैं, तो बैठ कर के बात कीजिए। देखिए, झगड़े में आपने अपने पार्टनर से क्या कहा, आपके पार्टनर्स ने आपके साथ क्या कहा, वो एक बुरा वक़्त था। बुरा वक़्त इंसान भूलने की कोशिश में भूल जाता है। अगर कुछ याद रह जाता ना, तो वो जो कड़वी 2-4 बातें हम दोनों ने एक-दूसरे को बोली होती है, वो कड़वी 2-4 बातें याद रह जाती हैं। लेकिन जब आप लोग कूल डाउन होने के बाद में बैठेंगे और उस टॉपिक पे बात करेंगे कि अच्छा, पता है, मेरा जो रिएक्शन था ना, इसलिए इतना बुरा हो गया क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बोला हुआ था, तुमने मुझे ऐसा किया हुआ था, या फिर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अगर तुम मुझे इस तरीके से बोलते तो मुझे शायद इतना बुरा नहीं लगता। जब आप कूल डाउन होने के बाद में बात करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्या होगा ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम चला के नहीं, एक दूसरे के साथ बातें करके, एक दूसरे के लव लैंग्वेज को समझिए, एक दूसरे की तारीफ कीजिए, एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। हर एक छोटा काम जो आपके फेवर में कर रहा है, उसके लिए उसको थैंक यू बोलिए, उसके लिए आई लव यू बोलिए उसको। हम लोग पूरी दुनिया में कोई हमको 1 ग्लास पानी भी दे देता है तो हम थैंक यू बोल देते हैं उसको, लेकिन अपने घर में कोई इंसान सुबह से शाम तक करता-करता मर जाता है, लेकिन उसके लिए थैंक यू एप्रिसिएशन नहीं निकलता है। तो जो घर में पूरा 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल है, उसको थैंक यू बोलिए, उसको आई लव यू बोलिए। अगर फिर भी ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही है, किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए, अपने बीच की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कीजिए किसी एक्सट्रीम एंड से पहले। अगर आपके पास में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है या कोई कंडीशन है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। उस विषय में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए।